नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल औसत ज्ञान में। दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के भूगोल चैप्टर 3 जिसका नाम है अफवाह उसको करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अफवाह, अफवाह क्या है? चैप्टर का नाम है अफवाह। तो अफवाह होता क्या है? तो अफवाह शब्द एक ऐसे क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। जो अफवाह शब्द है वो किसी क्षेत्र में जो नदी तंत्र यानी कि नदी कहाँ से मिल रहा है, कहाँ से वो अलग हो रहा है, तो ऐसे क्षेत्र की जो है उसको हम अपवाह कहते हैं। इसके लिए जो है अपवाह शब्द का प्रयोग होता है। भारत के भौतिक मानचित्र को, अगर हम भारत के भौतिक मानचित्र को देखिए तो आप पाएंगे कि विभिन्न दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक साथ मिल जाती है। चलिए भारत के भौतिक मानचित्र को अगर देखें तो यहाँ पर ये देखिए एक जो है जल विभाजक दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ब्लू ब्लू जी रेखा है जो वो नदियों की है, वो नदियों तथा धाराओं की है। ये देखिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये सब जो धाराएं हैं एक साथ आके मिलती है, अलग होती है। तो इस प्रकार जो है एक मुख्य नदी का निर्माण होता है। किस प्रकार? इसी प्रकार छोटी छोटी धाराएं मिलकर एक मुख्य नदी का निर्माण करती हैं। अंततः इसका निकास किसी बड़े जलाशय, अंततः जो है इसका निकास कहाँ होता है? किसी बड़े जलाशय में होता है या फिर झील में होता है या समुद्र महासागर में होता है। ये एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है, जो एक नदी तंत्र है जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। अपवाह द्रोणी किसे कहते हैं? तो एक नदी तंत्र के द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। मानचित्र का अवलोकन करें और यह पता करें कि कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि, यानी जैसे कि पर्वत पर्वत भी ऊंची होती है, उच्च भूमि यानी कि ऊंची भूमि पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक साथ अलग करती है। ऐसी जो भूमि है वो पड़ोसी जो अपवाह तंत्र उनको अलग अलग करती है। कैसे अलग होती है? कहीं पर भूमि ऊंची है, कहीं पे नीची है, तो इस प्रकार जो है वो नदियां जो है बहुत सारे धाराओं में बट जाती है। तो उसी वही कहा गया है कि पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है। इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। किस प्रकार की? इस प्रकार की, यानी कि जैसे पर्वत हो गया या फिर ऊंची भूमि हो गई, इसको क्या कहते हैं? जल विभाजक, जहाँ से जल का विभाजन हो। अब क्या आप जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी है? जो विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है वो कौन सी है? अमेजन नदी है। और आपसे पूछ रहा है कि भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? भारत में किस नदी की जो है अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? अब है भारत में अपवाह तंत्र। अब हम पढ़ेंगे भारत में अपवाह तंत्र के बारे में, यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है। तो भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। जो भारत में जो अपवाह तंत्र है उसका जो है नियंत्रण कैसे होता है? भौगोलिक आकृतियाँ, यानी कि वो जो है वो अपनी भौगोलिक आकृतियों के आधार पे ही अलग होते हैं। कहीं पे भूमि ऊंची है, कहीं पे नीची है। तो इस प्रकार से इस आधार पे भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। और इसी प्रकार से जो है वो भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हिमालय की नदियाँ, पहला जो है हिमालय की नदियाँ, और दूसरा प्रायद्वीपीय नदियाँ। दूसरा कौन सा है? प्रायद्वीपीय नदियाँ। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। यहाँ दो तरह की भौगोलिक स्थितियां, एक तरफ हिमालय है जिधर हिमालय की पर्वतें मिलती है, और दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियां होती है। तो यहाँ दोनों तरफ जो है भौगोलिक स्थिति बिल्कुल अलग अलग है। तो इस प्रकार जो है ये एक नदियाँ भी जो है वो एक तरह से एक एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। हिमालय की अधिकतर नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती है। जो हिमालय की जो नदियाँ होती है, यानी कि जो नदियाँ हिमालय से निकलती है उसकी अधिकतर नदियाँ क्या होती है? बारहमासी होती है, यानी कि वो सालों भर उसमें जल होता है। क्योंकि हिमालय से निकल रही है इसलिए यहाँ जो है उसका बर्फ हमेशा पिघलता है, तो इस प्रकार जो है वहाँ सालों भर पानी है। लेकिन इसमें वर्षा भर पानी रहता है। किसमें? जो हिमालय से निकलती है। क्योंकि इन्हें वर्षा के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से पिघलने वाले हिम हिम यानी कि बर्फ, तो बर्फ द्वारा भी जल प्राप्त होता है। हिमालय की दो मुख्य नदियां सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र। हिमालय की दो मुख्य नदी कौन कौन सी है? सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र है। इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। और ये जो पर्वतीय श्रृंखला है हिमालय, उसके किस भाग से निकलती है? सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र उत्तरी भाग से निकलती है। और इन नदियों ने पर्वतों को काटकर गौरजों का निर्माण किया है। यही जो नदियां हैं उन्होंने पर्वतों के काटकर, यानी कि जो पर्वतों के बीच बीच से जो है उन्होंने अपना एक
धारा बना लिया है, जिसे क्या कहते हैं, गॉर्जों का निर्माण किया है। हिमालय की नदियां अपने उत्पत्ति के स्थान से लेकर समुद्र तक लंबे रास्ते को तय करती है। हिमालय की जो नदियां हैं, जहां से उनका उत्पत्ति होता है, यानी कि जहां से वो स्टार्ट होता है और जहां वो लास्ट में कहाँ जाकर मिलती है, समुद्र में मिलती है, तो वहां तक उनको बहुत ही लंबे रास्तों का तय करनी पड़ती है, बहुत ही लंबी दूरी तय कर पड़ती है। ये अपने मार्ग के ऊपरी भागों में तीव्र अपरदन क्रिया क्रिया करती है तथा आपने सात भरी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है। अपरदन यानी वो होता है कि जैसे कोई भी नदी निकली है जहाँ से, तो वहाँ से जो है वो जो नदी है वो अपने साथ जो है जिस जिस जगह से वो नदी गुजरती है, तो वहाँ से जो है मिट्टी की ऊपरी सतह एवं जो भी वहाँ का पदार्थ है उसको अपने साथ लेके बहाती है। इसी को कहते हैं अपर्दन। अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती है, यानी कि संवहन यानी कि लाना। यहाँ पर देखिए एक नदी की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ मान लिया नदी का स्रोत है, यहाँ से मान लिया जाए कि अगर ये एक पर्वत है, तो यहाँ से जो है वो नदियों का जो है निर्माण हो रहा है। दूसरा ये ऊपरी भाग है सबसे, ये मध्य भाग है, यहाँ नदियाँ बीच में मध्य भाग है। यहाँ से देखिए कि यहाँ से ये नदी निकल रही है, तो बीच में देखिए एक धारा यहाँ पर आके मिल जाती है, एक यहाँ पर मिल जाती है मध्य भाग में। और फिर ये है गोखुर झील, यहाँ से जो है एक झील है, और ये सबसे निचला भाग है। नीचे आके देख सकते हैं आप कितना जो है ऊपर से देखिए कितनी पतली पतली धाराएं निकल रही है, लेकिन नीचे जो सब है एक में मिलकर देखिए कितनी मोटी हो जाती है। यहाँ जो है एक डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा यानी कि ये निर्माण कैसे हुआ, डेल्टा आपको मन में आएगा कि डेल्टा का निर्माण कैसे हुआ। तो जो ऊपर से ये जो नदियाँ बह रही है, तो आप देखिए ऊपर से जो है ये अपने साथ बहुत सारी मिट्टी भी बहा कर लाएगी। तो ये मिट्टी कहाँ आके जमा हो जाएगा, जो सबसे निचला भाग है वहाँ के ये मिट्टी सारे जमा हो जाएगी। इस प्रकार देखिए ये जो मिट्टी आपको दिख रहा है वो जमा हो चुकी है, वहाँ से जो है वो भिन्न भिन्न भागों में बट चुकी है इनकी धाराएं। तो इस प्रकार जो बीच में जो मिट्टी है वो है डेल्टा भाग, उसी को कहते हैं डेल्टा। अब एक शब्द था गॉर्ज। गॉर्ज, तो ये देखिए ये गॉर्ज का दिया हुआ है, जो हिमालय के बीच से जो धाराएं निकाल निकल जाती है उसको क्या कहते हैं, गॉर्ज। तो ये रहा गॉर्ज का। अब चलिए आगे चलते हैं। मध्य एवं निचले भागों में ये नदियां विसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का निर्माण करती है। मैंने भी बताया कि जहाँ वो मध्य भाग में विसर्प का निर्माण करती है, यानी कि जो सर्प अवस्था में हो। दूसरा जो सबसे निचली अवस्था वो अपने साथ बहुत सारे जो है निक्षेपण, यानी कि जो अपर्दन के माध्यम से जो भी अपने साथ सिल्ट एवं बालू लाई, उन वो सब नीचे आके जम जाते हैं, जिसके वजह से वहाँ जो है डेल्टा का निर्माण होता है। ये पूर्ण विकसित डेल्टाओं का भी निर्माण करती है। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती है। और जो अब है प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, तो अधिकतर जो प्रायद्वीपीय नदियां होती है वो मौसमी होते हैं, यानी कि जब वर्षा के दिन आते हैं तभी उसमें जल होते हैं, क्योंकि इसका प्रवाह वर्षा भर पर निर्भर होता है। और ये क्योंकि इसका प्रवाह जो है, इसका जो बहना है वो वर्षा पर निर्भर होता है। अगर वर्षा अच्छी होगी तो इसमें जल रहेंगे, नहीं तो ये सूख जाएगी। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी धाराओं में बहने लगता है। और जो शुष्क मौसम होता है, जब गर्मियों का मौसम आता है, तो जो बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ भी होती हैं उनके भी जल घट जाते हैं और छोटी छोटी जो है वो धाराओं का रूप ले लेते हैं। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली है। हिमालय की जो नदियाँ हैं उसकी लंबाई अधिक होती है, प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम होती है। फिर भी इसमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है, लेकिन फिर भी जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उसमें से भी कुछ जो है केंद्रीय, यानी कि जो बीच में उसके जो है केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती है तथा पश्चिम की तरफ बहती है। तथा ये किस तरफ बहती है, पश्चिम की तरफ। क्या आप इस प्रकार की दो बड़ी नदियों की पहचान कर सकते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिम घाट से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में की तरफ बहती है। कह रहा है कि जो प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकतर नदियां हैं ये जो है पश्चिम से निकलती है और तथा बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती है। अब हिमालय की नदियाँ, हिमालय की नदियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी है। जो सिंधु नदी है, गंगा नदी है तथा ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी है तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं जो है
महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियाँ आकार इनमें मिलती है। जो ये नदियाँ लंबी होती है एवं बड़ी होती है और इसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ आकर मिलती है। सहायक नदियाँ यानी कि धाराएँ, जो नदी सहायक नदी किसे कहते हैं? जो धाराएँ किसी मुख्य जो नदी या फिर धाराएँ किसी मुख्य नदी में आके एक दूसरे से मिलती है उसे सहायक नदियाँ कहते हैं। किसी भी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। किसी भी नदी, यही जो सहायक नदियाँ आके मिलती है इसी को क्या कहते हैं? नदी तंत्र कहते हैं। सिंधु नदी तंत्र। अब हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। जो सिंधु नदी का उद्गम है, जहाँ से वो उत्पन्न होती है, वो कहाँ है? मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है ये। पश्चिम की ओर बहती है। ये जो सिंधु नदी है वो पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख में प्रवेश करती है। यह तिब्बत में स्टार्ट होती है और पश्चिम की तरफ बहते हुए भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत बड़े सुंदर दर्शनीय गर्ज का निर्माण करती है। इस भाग में जो है ये बहुत बड़े सुंदर एवं दर्शनीय देखने योग्य जो है गॉर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां हैं और ये जो क्षेत्र आती है तो उसमें जो है सिंधु में बहुत सारी जो है सहायक नदियां आके मिल जाती है। जैसे जास्कर नदी, निबूरा नदी, श्योक नदी तथा हुंजा इस नदी में मिलती है। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। जो सिंधु नदी की अगर बात करें तो ये बलूचिस्तान तथा गिलगित यानी कि वहाँ से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। पर्वतियों के छोटे छोटे अटक यानी कि पर्वतियों के अंदर से छोटी छोटी जो कह सकते हैं कि जो छोटी छोटी छेद है, होल है, उससे बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मीठन कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। और इसमें कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती है? सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम, ये सब आपस में मिल जाती है और फिर उसके बाद जो है ये पाकिस्तान में मिठान कोट के पास सिंधु नदी में आके मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है। इसके बाद जो ये सब नदियां हैं वो दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। और अंत में जो है ये नदी जो है कराची से पूरब की तरफ बहती है और जाके ये अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। जो सिंधु नदी का जो मैदान है उसका जो ढाल है यानी कि जो ढलाव है बहुत ही धीमा है। और सिंधु द्रोणी एक एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत में एवं के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। कहा गया है कि जो सिंधु द्रोणी है यानी कि जो सिंधु नदी है उसका एक तिहाई से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग जो है पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। और जो 2000 सिंधु नदी की लंबाई क्या है? 2900 यानी कि 3000 में 100 मीटर कम, 100 किलोमीटर कम। तो 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की जो है, इसकी बात सिर्फ भारत में नहीं कर सकते, इसकी पूरे विश्व में ये प्रख्यात नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। अब आपको कहा गया है कि क्या आप जानते हैं सिंधु जल समझौता हुआ था संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार। जो ये सिंधु जल समझौता संधि हुआ था तो वो 1960 में हुआ था। तो उसके अनुसार जो है भारत इस नदी प्राक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस नदी के जल का जो है भारत सिर्फ 20% हिस्सा ही उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, अब भारत कहाँ कहाँ इस जल का उपयोग करता है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। अब है गंगा नदी तंत्र। अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। तो गंगा की मुख्य धारा भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है। जो गंगा की मुख्य धारा है वो क्या है? भागीरथी, गंगोत्री, हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है।
जो है कि भागीरथी जो है गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ये जो है गंगा नदी जो है पर्वतीय भाग से यानी कि जो हिमालय से ये निकलती है, तो हिमालय एक पर्वतीय भाग है, तो ये जो है पर्वतीय भाग से आती है, लेकिन जो हरिद्वार के पास है ये पर्वतीय भाग खत्म हो जाता है, जिससे ये निकलकर ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती है। जो हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां जो है वो अंत में आके कहाँ मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। यानी कि जो नदियां गंगा में मिलती है उसको हम कहेंगे सहायक नदी, और गंगा जो है वो मुख्य नदी है। इसमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा घाघरा, गंडक तथा कोसी, ये मुख्य नदी है। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो वो जो है हिमालय के यमुनोत्री हिमालय से निकलती है। हिमालय का एक स्थान है यमुनोत्री हिमानी, उससे निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है। ये जो है गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है, तथा ये जो है इलाहाबाद में आके गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्से में बाढ़ आती है। और इसके जो घाघरा एवं कोसी जो है वो नेपाल से निकलती है। इसी की वजह से जो है ये जो आके जब गंगा में मिलती है तो उत्तरी भारत में प्रत्येक वर्ष जो है बाढ़ आ जाती है, जिसके बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी का उपन प्रदान करती है। लेकिन ये जो नदी है, यानी कि कहने का अर्थ ये कि बाढ़ तो आती है, और बाढ़ आती है तो ये जो नदियां हैं अपने साथ जो है बहा के बहुत सारी अपर्दन मिट्टी भी लाती है ऊपरी परत। तो ये जो मिट्टी होती है बहुत ही उपजाऊ होती है, जिससे उत्तरी मैदान में उपजाऊपन जो है उसको प्रदान करती है, जो कृषि योग्य भूमि बना देती है। अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बताया गया है कि क्या आप जानते हैं कि नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित 2 उद्देश्यों, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। ये जो हमारे यहाँ जो है नमामि गंगे परियोजना शुरू हुई है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि इसकी जो है उस गंगा को एक तरह से साफ किया जा सके, प्रदूषण मुक्त किया जा सके, और इसके संरक्षण पे जो है वो रोक लगा दिया जाए। अब है देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ये देवप्रयाग है। यहाँ पर देखिए भागीरथी तथा गंगा का देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम हो रहा है। 2 नदियों का यहाँ पर संगम हो रहा है। यहाँ पर हमें मुख्य नदियों एवं झील दिखाया गया है, तो मैप की सहायता से आप देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ पर जो है वो सिंधु नदी निकली हुई है। उसके बाद है बूलर नदी, आप इसको और अच्छे से देख सकते हैं। नेपाल से जो नदियाँ आती है, ये देखिए गंडक नदी, कोसी नदी, घाघरा नदी, शारदा नदी, ये सब हमारे नेपाल से आती है। ये जो है यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं आके ये गंगा में मिल जाती है। ये देखिए गंडक नदी, कोसी नदी, घाघरा नदी तथा शारदा नदी जो है ये आके यहाँ पर एक गंगा नदी जो है वहाँ पे मिल जाती है। ये जो गंगा नदी है इस तरह से होते हुए चिल्का झील में जाके गिरती है। ये जो गंगा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। उधर से देखिए ब्रह्मपुत्र नदी है, ये रहा ब्रह्मपुत्र नदी, लोहित, दिहांग, ये सब आके कहाँ बांग्लादेश के रास्ते से ये भी बंगाल के खाड़ी में गिरती है। अब है प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ। जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि है, प्रायद्वीपीय में कुछ पर्वतीय भाग हो जाता है, अब दूसरे में हमें बांटा गया तो उच्च भूमि से भी कुछ। तो जो प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली मुख्य सहायक नदियाँ हैं वो है कौन कौन सी? चंबल, बेतवा तथा सोन है। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। ये जो है वो अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। इनमें जो है लंबाई भी इनकी कम होती है और पानी की मात्रा भी इनमें कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियाँ कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती है। ये आपको कहा गया कि ये नदियाँ कैसे तथा कहाँ गंगा
अब हमें बताया गया है कि बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। कह रहा है कि बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियां जो गंगा नदी मिलती है उससे वो पूरी हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है। अब वो जो है वो फिर पूर्व दिशा से होकर पश्चिम बंगाल के जो है फरक्का तक बहती है। यहाँ गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ जो है जो गंगा नदी द्वारा जो डेल्टा बनाई गई है उसका सबसे उत्तरी बिंदु है ये। यहाँ नदी दो भागों में बँट जाती है और यहाँ के बाद जो है वो नदी दो भागों में बँट जाती है, भागीरथी नदी और हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। जो मुख्य हमने अभी पढ़ा कि जो वो थी, जो हुगली थी वो तो इसकी वितरिका थी, भागीरथी तथा हुगली, तो वो तो दक्षिण की तरफ मुड़ते हुए जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो अब कह रहा है कि जो इसकी गंगा की जो मुख्य धारा है वो दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करता है। जो मुख्य धारा है वो दक्षिण की ओर बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इसके आके मिल जाती है। और जो इसमें है फिर आके जो गंगा और आगे जब चलती है गंगा नदी तो इसमें जो है बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले इसमें ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन हो जाती है। और अंतिम चरण यानी कि जब गंगा और नदी अंत में जाकर समुद्र में विलीन हो जाती है यानी कि समुद्र में मिल जाती है। और विलीन होने से पहले यानी कि मिलने से पहले मेघना के नाम से जाना जाता है। जब ये मिलती है तो उससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता है? मेघना के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहद नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। जो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा जो बनाया गया डेल्टा है वो जो है वो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। तो आपको लगा हो डेल्टा क्या होता है? तो डेल्टा होता क्या है? तो मतलब डेल्टा जो है वो कोई भी नदी जब आती है तो अपने साथ जो है जिस गति से वो आ रही है तो वो नदी तो हमेशा उच्च भूमि से नीचे वाली भूमि पर आती है बहते हुए, तो अपने साथ जो है मिट्टी कंकड़ पत्थर आदि बहा कर लाती है। अब वो जो मिट्टी की महीन परत अपने साथ जो बहा कर लाती है वो जो है जहाँ कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है। जहाँ इकट्ठा होता है वहाँ बिल्कुल समतल भूमि का निर्माण होता है, वो बहुत ही उपजाऊ होता है। तो वैसे क्षेत्र को जो है डेल्टा कहते हैं। तो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा आखिरकार सुंदरबन का नाम कैसे पड़ा? सुंदरबन डेल्टा जो है तो सुंदरबन उसका नाम कैसे पड़ा डेल्टा का? तो उसका नाम जो है जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ एक सुंदरी पादप से लिया गया है। पादप यानी पेड़। तो जो सुंदरबन डेल्टा वहाँ एक सुंदरी नाम का वृक्ष है, उसी के नाम पर वहाँ सुंदरबन डेल्टा का नाम लिया गया है। सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। और जो सुंदरबन डेल्टा है वो विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यह यहाँ रॉयल टाइगर भी पाए जाते हैं। यहाँ जो है वो रॉयल टाइगर भी पाए जाते हैं। आपको याद रखना होगा कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन डेल्टा जो कि भारत में है और बहुत तेजी से ये वृद्धि कर रही है। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। आप बताएगा कि गंगा की जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर से अधिक है। चित्र 3.4 में देखिए। क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? अब क्या आप गंगा नदी के अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। जो अंबाला नगर है वो सिंधु तथा गंगा नदी के तंत्रों के बीच जल विभाजक जो है उसी पर जो है स्थित है। यह अंबाला अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है। अब जो है अंबाला से सुंदरबन तक मैदान की जो लंबाई है लगभग 1800 किलोमीटर है। परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। लेकिन इसकी जो ढाल है यानी कि जो ऊंच से नीची होती है भूमि तो उसमें मुश्किल से 300 मीटर ही गिरावट है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट केवल 1 मीटर है। यानी कह सकते हैं कि आप देखें 3 को 1800 से भागा दे तो यहाँ पर 6 आता है, तो यानी कि प्रति 6 किलोमीटर पर 1 मीटर जो है वो ढलान बढ़ती जाती है। इसलिए इन नदियों में अनेक अनेक बड़े विसर्प बने हुए हैं। अब है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व तक सिंधु एवं सतलुज के स्रोतों से के काफी नजदीक है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व दिशा में तथा सिंधु एवं जो सतलुज नदी के स्रोत है उससे काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी लंबाई जो है सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका आकार मार्ग भारत से बाहर स्थित है। लेकिन जो इसका आकार मार्ग है वो अधिकतर भारत से बाहर स्थिर स्थित है। यानी कि जो हमारा जो सिंधु से अधिक लंबी तो है लेकिन जो है ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत के बाहर स्थित है। इसका अधिकतर मार्ग
भारत में भी है, लेकिन इसका अधिकतर मार्ग बाहर स्थित है, दूसरे देशों में आता है। यहाँ हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। ये जो है वो हिमालय के समांतर बहती है, पूर्व की ओर बहती है। नमचा बरबा बरबा शिखर 7,757 मीटर जिसकी ऊंचाई है। तो नमचा बरबा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेज के यू अक्षर जैसा मोड़ बना भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। कहा गया है कि जब जो नमचा बरबा शिखर के पास पहुंच गई है, अंग्रेजी के यू अक्षर यानी कि अंग्रेजी का जैसा यू अक्षर होता है वैसा ये मोड़ एक बनाती है, और उसी के माध्यम से गॉर्ज के माध्यम से जो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो है जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, तथा दिवांग, लोहित, केनूल एवं दूसरी सहायक नदियाँ इसमें मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। एवं जो है इसमें और भी कई सारी नदियाँ मिलती है, दिवांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियाँ इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती है। अब क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सागपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, कोई भी नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। अब तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है। तिब्बत जो है वो एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है, अतः यहाँ के इस नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। यहाँ इस नदी में जो है जल एवं सिल्ट की मात्रा बहुत कम होती है। भारत में यह उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। जो भारत में है जो ये जो नदी है वो उच्च वर्षा वाले क्षेत्र से होकर गुजरती है। यहाँ नदी में जल एवं सिल्ट की मात्रा बढ़ जाती है, और जो यहाँ है वो नदी में यानी भारत में जो है वो नदी में जल और सिल्ट दोनों की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है। और जो असम में है वो ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बह जाती है और एक गुम्फित नदी के रूप में बहती है, तथा बहुत से नदियाँ द्वीपों का निर्माण करती है। और बहुत से जो नदी है वो एक साथ मिलकर द्वीपों का निर्माण करती है। क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदियों द्वीप का नाम याद है? आपसे पूछा गया है कि क्या आपको ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए विश्व के सबसे बड़े नदीय द्वीप का नाम याद है? प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है। और ये जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, वो प्रत्येक बार जब बरसे के दिन आते हैं तो ये जो है इसमें एक तरह से कह सकते हैं पानी की जो मात्रा है अधिक हो जाती है, एवं ये इसका जो किनारा है वो उससे ऊपर हो जाता है और बहने लगता है। और इसी के द्वारा जो है के द्वारा जो है असम में ब्रह्मपुत्र नदी का निर्माण करती है। तो जब ये अपने किनारों से नदियाँ इसकी लहरें ऊपर हो जाती है तो असम में इसी कारण से बाढ़ आता है, तथा बांग्लादेश में बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है, तथा ये बांग्लादेश में भी बहुत अधिक क्षति पहुंचाती है। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। उत्तर भारत की जिस प्रकार से अन्य नदियां हैं उसके विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी में जो है सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी में सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। अब हमें कहा गया है प्रायद्वीपीय नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है। जो प्रायद्वीपीय भारत है उसका मुख्य जल विभाजक का निर्माण कहाँ से होता है? पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिम तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। जो पश्चिम तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियाँ, जो प्रायद्वीपीय भाग है वहाँ अधिकतर मुख्य नदियाँ कौन कौन सी है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है। ये जो है पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है और ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। यहाँ पर एक शब्द है ज्वार नदमुख। तो ज्वार नदमुख होता है एक खारे पानी का ऐसा समूह जिसको चारों तरफ से जो है वो घेर लिया जाता है, यानी कि जो चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, यानी कि जल जो है वो जल को चारों ओर से जो है वो मिट्टी कह सकते हैं या फिर पत्थर कह सकते हो घेरे हुए रहती है। आपने देखा होगा समुद्र में कहीं कहीं कि पत्थरों के बीच में जल घिरे हुए होते हैं, और वहाँ से जो है जो जल होते हुए एक सिरे से समुद्र में मिले होते हैं, तो उसी को कहते हैं ज्वार नदमुख। अब है नर्मदा द्रोणी। तो नर्मदा का यह उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। जो नर्मदा का उद्गम जो है ये जहाँ से उद्गम उद्गम क्या है? उद्गम का मतलब जहाँ से ये प्रकट होती है, जहाँ से ये निकलती है, जहाँ से इसका जो है शुरुआत होता है। तो नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ये जो है वो पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुँचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है।
जहाँ से ये शुरुआत होती है इस नदी की, तो लास्ट में सारी नदियाँ तो समुद्र में ही जाके मिलती है कहीं ना कहीं। तो समुद्र तक मिलने से पहले ये बहुत सारे जो है दर्शनीय यानी कि देखने लायक स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गौर से बहती है। यहाँ जहाँ यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण होता है। और जहाँ जो ये नदी है वो तीव्र ढाल से गिरती है यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ऊंची सतह से जब गिरती है, बहुत ऊंची जगह से जब गिरती है, तो वहाँ जो है धुआंधार प्रपात, प्रपात यानी झील को कहते हैं प्रपात। तो वहाँ जो आपने देखा होगा कहीं कहीं की झील होती है, वहाँ आसपास बहुत ही कोहरा होता है। तो वो जो है जब ऊपर से ये गिरती है ये नर्मदा नदी, तो वहाँ ये जो है धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी है, और नर्मदा की जो सहायक नदियाँ हैं वो बहुत छोटी है। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। अब है तापी द्रोणी। तो तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में हुआ है। तापी नदी का उद्गम कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में हुआ। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। जो तापी नदी है इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिम घाट के बीच तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियाँ साबरमती, माही, भारतपुंज, पूजा तथा पेरियार है। उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ ये नदियाँ बहती हैं, पूछा गया आपसे। अब है गोदावरी द्रोणी। तो गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। जो गोदावरी है वो सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी में जो है वो गोदावरी सबसे बड़ी नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढाल से निकलता है। ये जो है इसका उद्गम जो है वो महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट की ढाल से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 15,000 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियाँ मिलती हैं। पूर्णा, वारधा, प्रणीता, मांजरा, बेनगंगा तथा पेनगंगा जो है इसकी जो है सहायक नदियाँ हैं। किसकी? गोदावरी की। इनमें से अंतिम तीन सहायक नदियाँ बहुत बड़ी है। जो अंतिम की तीन सहायक नदियाँ यानी कि कौन कौन सी? मांजरा, बेनगंगा और पेनगंगा, ये जो नदियाँ हैं वो बहुत बड़ी है। बड़े आकार और विस्तृत के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो बड़ी आकार है और विस्तृत यानी कि फैलाव है, इसी वजह से इसको जो है दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब है महानदी द्रोणी। तो महानदी द्रोणी क्या है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है। जो महानदी है इसका उद्गम कहाँ से है? छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ये जो नदी है वो उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। ये जो नदी है, जो महानदी है, इसकी लंबाई कितनी है? 860 किलोमीटर है। इसकी जो है अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। इसकी जो अपवाह द्रोणी है वो कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है तथा उड़ीसा में है। अब है कृष्णा द्रोणी। तो महाराष्ट्र के पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सतपुड़ा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। कावेरी कावेरी द्रोणी कावेरी पश्चिम घाट के जो कावेरी द्रोणी है वो पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। कावेरी द्रोणी जो है पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु में कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा सहायक नदियां हैं हेमावती तथा काबिनी इसकी सहायक नदियां। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। और इसकी जो द्रोणी है वो तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में फैला हुआ है यानी विस्तृत है। कहा गया कि क्या आप जानते हैं भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी है? कहा गया कि जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है वो कावेरी नदी है। इसे शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है। इस जो कावेरी नदी है उसको शिव समुद्रम के नाम से भी जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित वैद्युत मैसूर, बंगलोर तथा कोलाब स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? यह आपसे पूछा गया है। इन इन बड़ी नदियों के अतिरिक्त कुछ छोटी नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती है। दामोदर, ब्रह्मणी, बैतरणी तथा सुवर्ण रेखा कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है। आपने एटलस में इसकी स्थिति को ज्ञात कीजिए, यह आपसे कहा गया है। लिया कल्पना कीजिए कि अगर कश्मीर, नैनीताल एवं दूसरे पर्यटक स्थलों पर झील नहीं होती, तब क्या वे उतना ही आकर्षित करते जितना कि आज करते हैं?
क्या आपने कभी यह जानने की कोशिश की है कि इन पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए किसी स्थान पर झीलों का क्या महत्व है? पर्यटकों के आकर्षण के अतिरिक्त मानव के लिए अन्य कारणों से भी झील का महत्व है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। झील किसे कहते हैं? तो पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों में जहाँ की जल जमा हो जाता है उसे झील कहते हैं। कहा गया, क्या आप जानते हैं कि बड़े आकार वाली झीलों को समुद्र कहा जाता है? जो बड़े आकार वाले झील होते हैं उसको क्या कहा जाता है? समुद्र। जैसे कैसिपियन, मृत तथा अरल सागर। भारत में भी बहुत सी झीलें हैं। अब भारत में भी बहुत सी झीलें हैं, ये एक दूसरे से आकार तथा अन्य लक्षणों से भिन्न है। अधिकतर झीलें अस्थायी होती है, कुछ केवल वर्षा ऋतु में ही पानी होता है। जैसे अंतर्देशीय अफवाह वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में द्रोणी वाली झील। यहाँ कुछ ऐसी झीलें हैं जिनका निर्माण हिमानियों एवं बर्फ के चादर की क्रिया के फलस्वरूप हुआ है, जबकि कुछ अन्य झीलों का निर्माण वायु, नदियों एवं मानवीय क्रियाकलापों के कारण हुआ है। एक विसर्प नदी बाढ़ वाले क्षेत्र को काटकर गैखोर झील का निर्माण करती है। स्पीट तथा बार यानी रोधिका तटीय क्षेत्रों में लैगून का निर्माण करती है, जैसे चिल्का चिल्का झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील। अंतर्देशीय भागों वाली झीलें कभी कभी मौसमी होती है। उदाहरण के लिए राजस्थान की संभर झील, जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। यानी कहा गया कि कुछ झील जो होती है वो अस्थाई होती है और कुछ झील जो होती है अस्थाई होती है। यानी जो अस्थाई झील है उसमें तो सालों भर पानी होती है, लेकिन जो अस्थाई झील है उसमें कुछ मौसम के अनुसार ही पानी जो होती है। जैसे कि वर्षा ऋतु आए तो उस समय वर्षा होती है तो उसमें पानी रहती है, फिर ग्रीष्म ऋतु आती है यानी कि गर्मी का मौसम आता है तो उसमें फिर वो झील सूख जाती है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। अब मीठे पानी की कुछ झीलें खारे पानी की होती है, कुछ झीलें मीठे पानी की होती है। तो मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। ये जो है हिमानी द्वारा बनी, यानी कि हिमानियों के द्वारा बनी है। दूसरे शब्दों में ये तब बनी है जब हिमानियों ने कोई द्रोणी गहरी बनाई जो बाद में हिम पिघलने से भर गया, या किसी क्षेत्र में शिलाओं अथवा मिट्टी से हिमानी मार्ग बंध गए। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर की बुलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़े मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। भारत का अगर पूछा जाए कि भारत के सबसे बड़े मीठे पानी का झील तो कौन सा है? बुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकताल और बड़ा पानी कुछ अन्य महत्वपूर्ण मीठे पानी की झील है। इसके अतिरिक्त जल विद्युत उत्पादन के लिए नदियों पर बांध बनाने से भी झील का निर्माण होता है। और भी इसके अलावा जो है कुछ झीलें तो प्राकृतिक होती है जो पहले से ही बनी, लेकिन इसके अलावा जो है जल, यानी कि जब विद्युत का उत्पादन भी जल द्वारा होता है तो इसके लिए भी जो है वो बांध बनाए जाते हैं जिससे झील का निर्माण होता है। जैसे गुरु गोविंद सागर जिसको भाखड़ा नगर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। वो मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती है। एक झील नदी के बहाव को सुचारू रूप बनाने में सहायक होती है। जो झील होती है वो नदी के बहाव को जो है वो सुचारू, यानी कि एक जो है वो सिस्टम के अनुसार बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है। और जो झील होती है जब वर्षा अधिक हो जाती है तो नदियों का पानी जो है वो झील में आके एकत्रित हो जाता है, जिससे बाढ़ से भी बचते हैं आसपास के इलाके। तो तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव का संतुलन करने में सहायता करती है। तथा जब सूखे का मौसम होता है तब भी जो है ये जो वेस्ट पानी है उसके जो वो जो है उसके बहाव को जो है वो संतुलित करने में सहायता करती है। तथा झील में पानी एकत्रित होता है जिससे कि आसपास के क्षेत्रों में भी पानी की पूर्ति होती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी होता है। अब झीलों का जो प्रयोग है जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। ये आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है। ये जो झील है तो वो आसपास के क्षेत्रों को जो जलवायु है उसको समान बनाती है। यानी कि जब झील होगी तो झील में जो है वो बाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया होगी, जिससे आसपास की जो क्षेत्र है वहाँ नमी बनी रहेगी। जलीय परितंत्र को संतुलित करते तथा जलीय पारितंत्र, यानी कि जो जल में रहने वाले जीव जंतु के बीच में आपसी परितंत्र है उसको भी है जो झील संतुलित करता है। झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ावा देता है। और झील जो है वो प्राकृतिक सुंदरता तो बढ़ाती है और वो पर्यटन यानी कि जो घूमने आते हैं उनको भी बढ़ावा देती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। अब है नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। नदियों का जो है हमारे अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? तो संपूर्ण मानव इतिहास में नदियों का अत्यधिक महत्व रहा है। जितना आज तक की अगर हम मानव इतिहास की बात करें तो उसमें जो है नदियों का एक बहुत ही अत्यधिक महत्व रहा है। नदियाँ का जल मूल प्राकृतिक संसाधन है। जो नदियों का जल है नदियों का वो जो है एक मूल प्राकृतिक संसाधन है, अनेक मानवीय क्रियाकलापों के लिए अनिवार्य है। और जो मानवीय क्रियाकलाप यानी कि जो मानव
काम करते हैं तो उसके लिए नदी का जल अनिवार्य है। यही कारण है कि नदियों के तट से ने प्राचीन काल से ही आदिवासियों को अपनी ओर आकर्षित किया है। यही कारण है कि जो नदियों के तट हैं वो प्राचीन काल से ही अपने आदिवासियों को अपने ओर आकर्षित किया। ये गांव अब बड़े शहरों में परिवर्तित हो गए और जो नदियों के बगल में जो गांव थे अब वो बहुत बड़े शहरों में परिवर्तित हो चुके हैं। अपने राज्य के उन शहरों की सूची तैयार कीजिए जो कि नदी के किनारे स्थित है, ये आपसे कहा गया है। किंतु भारत जैसे देश के लिए जहाँ की अधिकांश जनसंख्या जीवित के लिए कृषि पर निर्भर है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो है भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की अधिकतर जनसंख्या जो है वो जो है कृषि अपनी जीविका निर्वाह के लिए जो है कृषि पर निर्भर होती है। तो वहाँ सिंचाई यहाँ की झील किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, तो यहाँ जो है जब अधिकतर लोग खेती करेंगे तो उसके लिए खेती करने के लिए सिंचाई आवश्यक है, जिसके लिए झील आवश्यक है। तो सिंचाई, नौ संचालन, जल विद्युत निर्माण में नदियों का महत्व बहुत अधिक है। अब है कि राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एनआरसीपी क्या है। तो देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान जीएपी के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना एनआरसीपी के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत है। एनआरसीपी के उद्देश्य नदियों के जल प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। अब है नदी प्रदूषण। नदी प्रदूषण क्या है, तो नदी जल की घरेलू, औद्योगिक तथा कृषि में बढ़ती मांग के कारण इसकी गुणवत्ता प्रभावित हुई है। जो नदी जल है उसमें घरेलू मांग है, औद्योगिक यानी कि कारखाने के लिए भी नदी जल का प्रयोग होता है, कृषि में भी प्रयोग होता है। तो इसकी जो बढ़ती मांग है उसके कारण जो इसकी जो गुणवत्ता है उसको प्रभावित हुई है, नदियों की जो गुणवत्ता है वो प्रभावित हुई है। इसके परिणाम स्वरूप नदियों से अधिक जल की निकासी होती है। इसके परिणाम स्वरूप जो है नदियों से अधिक जल की निकासी होती है तथा इनका आयतन घटता जा रहा है, तथा इसका जो आयतन है यानी कि इसका जो इसमें जितना पानी रखने की कैपेसिटी है वो जो है घटती जा रही है। दूसरी ओर उद्योग का प्रदूषण तथा अपरिकृत कचरे नदी में मिलते हैं। दूसरी ओर जो उद्योग से निकलने वाले जो रासायनिक प्रदूषण है, अपरिष्कृत यानी कि बेकार के जो कचरे हैं वो जो है नदी में मिलते हैं। यह केवल जल की गुणवत्ता को ही नहीं बल्कि नदी के स्वतः स्वच्छीकरण की क्षमता को भी प्रभावित करती है। यानी कि जल की गुणवत्ता को ही ये प्रभावित नहीं करती है जो कचरे हैं, ये जो है नदी की स्वच्छीकरण स्वतः यानी कि खुद से जो स्वच्छ करने की क्षमता होती है नदी की। आप देखो कि नदी की जो पानी होती है वो स्वच्छ होती है क्योंकि उसमें जो है स्वतः स्वच्छीकरण करने की क्षमता होती है, तो उसको भी ये प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए दिए गए समुचित जल प्रवाह में गंगा का जल लगभग 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर लेती है। यानी उदाहरण के लिए अगर आप देखें तो गंगा का जो जल है वो लगभग अपने आसपास के 20 किलोमीटर क्षेत्र में फैले बड़े शहरों की गंदगी को तनु करके समाहित कर लेती है, यानी खुद में जो है वो समाहित कर लेती है। लेकिन लगातार बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता। लेकिन लगातार और भी औद्योगिकरण बढ़ रहे हैं और भी कचरे फैल रहे हैं, तो ये कम से कम एक लिमिट होती है जो 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 नदियां हैं वो खुद को स्वतः स्वच्छीकरण कर सकते हैं। लेकिन लगातार जो है वो औद्योगिकरण एवं शहरीकरण के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तथा अनेक नदियों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के कारण इनको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक कार्यक्रम किए गए हैं और इसी जो बढ़ती प्रदूषण है उसके कारण जो है इसको स्वच्छ बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। क्या आपने कभी ऐसा कार्य योजनाओं के बारे में सुना है? नदी के प्रदूषित जल से हमारा स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होता है, ये आपसे पूछा गया है। बिना स्वच्छ जल का मानव जीवन, इस विषय पर विचार करें तथा अपनी कक्षा में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करें। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।